हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपका एचपी पुलिस मॉक टेस्ट 6 लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपका एचपी पुलिस के 5 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके उन्हें देख सकते हैं। ये इंग्लिश का टारगेटेड वाइज 20/20 हम टारगेटेड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपका 6 मॉक टेस्ट लेके आए हैं। ये जो मॉक टेस्ट रहेगा, साथ में आपका रिवीजन का भी एज अ पोर्शन कंप्लीटेड करवाया जाएगा यहाँ पे। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगी, साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, साथ में आपने करना क्या है ना, अपना अपना सभी स्कोर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इसमें, जो कि एक आपका एक प्रकार का अच्छा प्रयास होगा कि और साथ में ना आपका प्रयास तो होगा ना, वो आपके लिए ही होगा क्योंकि आपने एज अ सेल्फ एनालिसिस करना। और साथ में ना मुझे कमेंट में बताना है कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, एज अ 20 में कितने नंबर मरने हैं। कुछ आपके मॉक इजी भी होंगे, कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट भी होंगे, तो थोड़ा सा मॉडरेट है। यानी कि आपने चेक करना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, कि 10 तक बन रहा है या 10 से ऊपर बन रहा है या 15 के ऊपर जा रहा है आपका स्कोर। वो साथ में हमें मेंशन भी करना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, यू डैश पे योर टैक्सेस। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका यू डैश पे योर टैक्सेस। तो ये आपका ऑप्शन जब हम देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या है, आपके मॉडल से लिए गए हैं। और जब हमने मॉडल पढ़े थे ना, बड़े अच्छे से पढ़े हैं कि कब कौन सा मॉडल हमने यूज करना है। मॉडल इज़ अ स्पेशल, कि किसी भी सेंटेंसेस को ना एज अ यूनिक बनाने के लिए, या उससे में ज़्यादा प्रभावशाली कोई भी हम वाक्य बोलते हैं ना, उसको प्रभावशाली बताने के लिए हम यूज़ करते हैं आपके मॉडल का। या लंबे लंबे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको शॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं आपका मॉडल का। एज अ सेम जैसे हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं ना, सेम वैसा ही काम करते हैं, बट इनके बाद भी हमें मेन वर्ब देखने को मिलती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हमें मेन वर्ब देखने को मिलती है। बट ये जो आपके मॉडल्स होते हैं ना, किसी विशेष कार्य को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि इफ़ेक्टिवनेस, एक प्रकार से मैं बोलूँगा इफ़ेक्टिवनेस के तरीके से कोई भी वर्ड मुझे बोलना होगा ना, तो मैं इन वर्ड का यूज़ करता हूँ। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है यू डैश पे योर टैक्सेस। आपको ना अपना टैक्सेस पे करना चाहिए। एक प्रकार का क्या है आपका, आप बोलेंगे कि सुजेशन है। नहीं, सुजेशन नहीं है, ये आपके ऊपर क्या है, एक प्रकार का जैसे कि नेसेसरी है कि करना ही चाहिए आपको। ठीक है। यानी कि उस केसेस के लिए ना हमें यूज़ करना होता है यहाँ पे मॉडल का। अब हमें ये भी पता होना कि कौन सा मॉडल यूज़ किया जाएगा। अब एक प्रकार की क्या है, करना चाहिए ना आपको। यानी कि अगर मैं बोलूँगा मुझे अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, या ना हमें अपने देश के लिए ना लड़ाई करनी चाहिए। वैसे इन द सेंस एज अ बॉर्डर पे नहीं, एज अ कि जब आपका नीड हो एज अ कंट्री को, तो उसमें पे हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए ना हमें क्या यूज़ करने पड़ते हैं एज अ मॉडल। और उसके लिए ना वो कौन सा हुआ आपका मॉरल ड्यूटी के लिए। अब है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि मॉरल ड्यूटी के लिए ना हमें कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं। आप बोलेंगे कि मॉरल ड्यूटी कैसे हुई ये आपकी, कि जब आपको बोला जा रहा है ना यहाँ पे यू डैश पे योर टैक्सेस, आपको अपना टैक्सेस पे करना चाहिए। यानी कि ईमानदारी के साथ हमें अपना टैक्सेस सभी को एज अ इंडियन सभी को क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपका मॉरल होगा। ठीक है जी। अब मॉरल ड्यूटी के लिए ना हमें एक वर्ड आता है, वो होता है आपका आउट टू। ड्यूटीज़ 3 प्रकार की होती हैं। एक हमारे पास होती है, एक होती है नॉर्मल ड्यूटी। ठीक है जी। एक होती है नॉर्मल ड्यूटी, और एक होती है हमारे पास कि जैसे जिसको मैं बोलूँगा कि नेसेसरी हो, या फिर हमें कैसी ड्यूटी आ जाए, नेसेसरी ड्यूटी है, तो वो भी एक ड्यूटी होती है। 3 प्रकार की ड्यूटीज़ है। एक मॉरल ड्यूटी है, और एक आपकी नॉर्मल ड्यूटी है, और एक नेसेसरी ड्यूटी होगी कि ज़रूर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ड्यूटी आपकी ही है। तो उन केसेस के लिए ना हमें मॉडल पढ़ने पड़ते हैं। तो ये मॉडल आपने क्या करना है, एक बार लर्न करने हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। ये जो हमारे पास ये 4 मॉडल आए थे, इनका मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ कि होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं से आपको बताता हूँ कि जो कैन, जो हमारे पास जो मॉडल आता है ना, वो कहाँ पे यूज़ करता है। मैं बोलूँगा कि कैन का जब भी यूज़ होता है ना, ये हमारी योग्यता बताता है, हमारा सामर्थ्य बताता है, हमारी कैपेसिटी बताता है। उस केसेस के लिए हम ना यूज़ करते हैं आपका कैन का। इसके अलावा ना कैन हमारा यूज़ हो जाता है आपका, मैं बोलूँगा कि एबिलिटी शो करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास आता है परमिशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, या रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। ये तीनों ही एक ही सेंस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एबिलिटी बोलूँगा, कैपेसिटी बोलूँगा, पावर बोलूँगा, इन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं आपका कैन का। ठीक है। जैसे एबल मतलब क्या है, कैपेसिटी है एक प्रकार की योग्यता, कैपेसिटी क्षमता, पावर शक्ति, आपकी शक्ति दिखाने होगी। जैसे मैं बोलूँगा आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। आई कैन बीट यू, पीट सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँगा आई एबिलिटी, ये मेरे में समर्थ है कि मैं डांस कर सकता हूँ ना,
जैसे मैं बोलूँगा आई कैन डांस विद यू, मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ, मुझ में इतनी क्षमता है, कैपेसिटी है, मुझ में कैपेसिटी है कि मैं तुमसे फ़ाइट कर सकता हूँ। आई कैन फाइट विद यू, मैं तुम्हारे साथ फ़ाइट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझ में पावर है, मैं इस बॉक्स को क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हटा के दूसरे स्थान पे ले जा सकता हूँ। मैं यूज़ करूँगा कैन का, यानी कि कैन का ना यूज स्पेशली इनके लिए यूज़ किया जाएगा, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए। इसके अलावा ना परमिशन के लिए भी यूज़ होता है, बट आप बोलेंगे सर परमिशन के लिए तो हम मे भी यूज़ करते हैं। आपने अभी बोल दिया सर कैन यूज़ होता है, बट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो साथ में हमें ये भी तो बता दीजिए। अब ना मे का यूज़ करते हैं ना हम आपका फॉर्मल के लिए, मे का यूज़ करेंगे हम आपका फॉर्मली। जैसे हम स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, किसी इंस्टीट्यूशंस में होंगे या किसी दफ्तर में जाएंगे ना, तो हम क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, मे आई गो सर, कि मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मे का। ठीक है, कैन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, अगर ना मुझे इनफॉर्मली बताना है, जैसे अपने दोस्तों के बीच में मुझे ना कोई बात रखनी है, या मुझे ना किसी ग्रुप के अंदर ना बैठ के क्या करनी है, एज आ मान लेते हैं कि अपने दोस्तों के बीच या अपने फैमिली के बीच में ही मुझे ना कोई रिक्वेस्ट करनी है या परमिशन लेनी है, एज आ हम करते हैं ना कुछ ऐसे भी काम करेंगे, बड़ों से भी परमिशन भी लेते हैं घर में भी, तो उसमें पे हम मे थोड़ा ना यूज़ करेंगे, एज आ नॉट अ फॉर्मली, एज आ इनफॉर्मली वे में हम पूछेंगे ना, बट फिर भी तो एक अपने दोस्त के साथ भी तो हम परमिशन लेते हैं ना उससे, कि अगर मुझे उसकी बाइक भी चाहिए होगी दैन मैं क्या बोलूँगा उससे, मैं मे थोड़ा ना यूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा कैन आई टेक दिस स्कूटर या फिर बाइक समथिंग, या आई कैन टेक दिस पेंसिल, मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे कैन यूज़ करेंगे फिर आपका। ठीक है, इनफॉर्मल के तरीके से हम यूज़ करेंगे आपका कैन का, और फॉर्मल के तरीके से हम यूज़ करेंगे आपका मे का। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। फॉर्मल यूजेस कहाँ पे होती हैं, ऑफिस, दफ्तर, इंस्टीट्यूट या कॉलेज या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ हम कहीं पर भी कर सकते हैं जब आपको इनफॉर्मली तरीके से पेश आना है, बट हाँ वहाँ पर क्या आनी चाहिए, आपकी परमिशन या फिर आपकी रिक्वेस्ट आनी चाहिए। ठीक है जी, पॉसिबिलिटी भी आपका शो करता है कैन। अब ये पॉसिबिलिटी यानी कि पॉसिबल, यानी कि जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ना 60% के अगर मुझे चांसेस लग रहे होंगे ना, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा आपका कैन का। ठीक है जी, कैन का यूज़ होता है ये 60%, यानी कि मुझे 50% से ना ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है। जैसे कि अगर बादल थोड़े ज़्यादा होंगे, मुझे एज आ कि मुझे लगा कि आज बारिश होती है, तो मैं यूज़ करूँगा ना इट कैन रेन टुडे, इस तरीके से मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। अब ना ये जो आपको कभी भी एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा ना, आपको ना आगे सिचुएशन देगा कि आज मौसम कैसा है, वेदर है ना बहुत ही ख़राब है, समथिंग कुछ और सिचुएशन देगा, या हो सकता है ना वहाँ पे आपको इवेंट दे दिया जाए, चाहे मैच का ही इवेंट दे दिया जाए, चाहे आईपीएल धर्मशाला में हो रहे थे, तो हमें सिचुएशन दे देते कि यहाँ पे जो विराट कोहली अभी खेल रहा है और अभी उसके पास ना 6 बॉल बची हुई हैं और वो आपके 2 रन चाहिए उसको, तो कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है, यानी कि मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है ना, 60 से भी ज़्यादा लग रही है मुझे अब तो। अगर मैं सिचुएशन बनाऊँ ना 60% के लिए, तो आपको कंडीशन एग्जामिनर क्या करेगा देगा साथ में। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ना विराट कोहली खेल रहा है, 2 गेंदें बची हुई हैं और उसे ना 1 रन बनाना है। ठीक है जी, इस तरीके से तो हो सकता है ना कि वो आउट भी हो जाए, हो सकता है ना वो आउट भी हो जाए, या हो सकता है ना वो लास्ट ही खिलाड़ी हो, तो यानी कि फिर भी चांसेस मुझे ना ऐसा लग रहा है कि 2 गेंद में 1 रन बनाना पॉसिबल है, बट ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबल है, वहाँ पे वो आउट भी तो हो सकता है, या 1 गेंद में 1 रन बनाना हो, तो इट कैन भी आप बोल सकते हैं ना 50-50 चांसेस है। बट हाँ विराट कोहली खेल रहा है तो अवश्य ही बन जाएंगे यार, 1 रन बनाने में क्या वो बना सकता है, क्योंकि एज आ बैट्समैन, अगर बॉलर के लिए होता तब मैं बोलता कि 50-50 था, हाँ भाई बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, कुछ भी हो सकता है, बट एज आ बैट्समैन अगर खेल रहा है तो हमारे लिए कोडिंग क्या बना कि सिचुएशन ऐसी बोल रही है कि हाँ 60 बन भी सकता है, और इन द लक कि वो आउट भी तो हो सकता है ना, कैच भी जा सकता है शॉट मार के, तो इन द सेंस यानी कि उस केसेस में ना हमें सिचुएशन दे रखी होगी कि कैन पुट हो सकता है या आपका मे, क्योंकि ऐसे क्या पता चलेगा, जैसे मैं बोलूँगा ना अभी कि यहाँ पे तो बादल, जहाँ पे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तो बादल गरज रहे हैं यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि मुझे तो लग रहा है 60%। ठीक है जी, वो तो मेरे अकॉर्डिंग हुआ ना, आपकी अकॉर्डिंग थोड़ा है। तो ना एग्जामिनर ना कभी भी ऐसा आधा अधूरा सेंटेंस नहीं देगा, आपको ना साथ में सिचुएशन देगा, ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि एग्जामिनर ने ये किसके बेस से पूछा है, क्योंकि आपका पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए ना और भी वर्ड यूज़ होते हैं। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए ना आपका एक तो कैन यूज़ होता है एज अ 60% के लिए, आप मे यूज़ करते हैं एज अ 50-50 चांसेस जब भी होंगे तो मे यूज़ करेंगे। आप माइट का भी यूज़ करते हैं, माइट का यूजेस कहाँ पे करेंगे, जब आप एज आ 10% या 15% के आसपास की, यानी कि ना के बराबर जब आप पॉसिबिलिटी दिखाएंगे ना कि हाँ आज तो पक्का बारिश नहीं होगी, मैं बोलूँगा कि धूप निकली हुई है और आज बारिश हो जाएगी, तो मैं क्या बोलूँगा इट माइट रेन टुडे, है ना, शायद ही हो सकती है,
यानी कि शायद बोलेंगे हम माइट के लिए। और एक और होता है मस्ट का यूज़ करते हैं, 90% चांसेस होंगे कि डेफिनेटली हो जाएगी। अभी यहाँ पे तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है और बिजली चमक रही है, तो मैं बोलूँगा कि इट मस्ट रेन टुडे, अवश्य ही हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम एज अ दूसरे जब ये मॉडल यूजेस होते क्यों है ना, इसीलिए होते हैं ना, जैसे मैंने बोला ना इट कैन रेन टुडे, तो दूसरा वाला व्यक्ति ना समझ जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति ने कितना बोला है। इस वाले वर्ड के साथ ना मैं कभी भी ना एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर या पॉसिबिलिटीज शब्द यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये कैन ऑलरेडी इनका मीनिंग दे रहा होता है। मुझे ना ये एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन या रिक्वेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसके साथ, कैन के लिए, क्योंकि कैन ना इन्हीं का मतलब होता है कि कैन मैं इन्हीं के लिए तो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी वाला थोड़ा सा आइडिया रखना कि पॉसिबिलिटी के लिए ना इनका यूज़ करते हैं। अब ना मुझे नेचर बताना हो किसी का, जैसे कि किसी भी इंसान का ना नेचर होता है, तो वो शो करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे आपका कैन का। अब ना ये नेचर कैसा है, जैसे बोलेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा कि एक डिसीटफुल पर्सन है ना, वो हमेशा क्या करता है, चीट करता है, या डिसीटफुल पर्सन हमेशा क्या करेगा, धोखा ही देगा। तो वो उसका क्या हुआ, नेचर हुआ ना। एक चोर जो है अब वो चोरी करने से बात होना आएगा, तो यानी कि एक चोर का जो नेचर होगा ना, वो क्या होगा, आपका चोरी करने का ही उसका नेचर होगा। अगर मैं बोलूँगा ना कि एक ऑनेस्ट मैन ना कांट हार्म एनीवन, जैसे मैं बोलूँगा ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनी वन, यानी कि जो एक ईमानदार व्यक्ति है ना, वो कभी भी किसी को ना चोट नहीं पहुंचा सकता, यानी कि हार्म यानी कि नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी के लिए भी। तो ये एक ईमानदार व्यक्ति का क्या है, नेचर बताया जा रहा है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एक ईमानदार व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का नेचर है, एज अ नेचुरल नहीं है, किसी व्यक्ति का नेचर है कि उसकी प्रकृति कैसी है उस इंसान के लिए। ठीक है, तो उस केसेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं आपका कैन का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में भी बता दिया करो कि हाँ सर ये हमें समझ में आ गया है। और साथ साथ में ना आपने नोट डाउन भी करते चलना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सबसे पहले मेरे आंसर बताने से पहले ना अपना गैस याद रखना और नोट डाउन जरूर कर लेना कि हाँ मैंने क्या किया था और इसका आंसर क्या निकल के आ गया। और ये थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने कंसेप्ट बता दिया कैन के ऊपर। ये सिर्फ मैंने कैन का कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे मैं बोलूँगा ना आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकता हूँ। आई स्पीक इन 4 लैंग्वेज, में 4 लैंग्वेज भी बोल सकता हूँ, ये मेरे में कैपेसिटी है, पावर है। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो ये मेरी क्या क्या है, एबिलिटी है। शी कैन प्ले क्रिकेट, वो खेल सकती है तो उसकी एबिलिटी है। आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ ना, तो ये मेरी भी क्या है, कैपेसिटी है, पावर है मुझ में। आई कैन आई गो, अब मैंने ना क्वेश्चन कर दिया, कैन आई गो मतलब मैं जा सकता हूँ। अब ना इसके आगे ना आपको वर्ड नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं बोलूँगा ना कैन आई गो सर, तो ये आपका गलत है। इस तरीके से मिलेगा आपको फिलर से। यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आएगा। जब मैंने ना यहाँ पे सर लगा दिया ना, तो मतलब क्या हुआ, एज अ रिस्पेक्टफुल, एज अ हम सर कहाँ पे बोलते हैं, एज अ हम आपका वहाँ पे बोलेंगे जहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया ना आपको एक फॉर्मली वे में, तो फॉर्मली वे में ना हम सर बोलते हैं। या किसी का नाम के आगे क्या लगाएंगे, मिस्टर श्याम या मिस्टर शुक्ला या मिस्टर रमेश, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तब उस केसेस में ना यहाँ पे मे यूज़ होगा। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे मिस्टर, क्योंकि मिस्टर जैसा वर्ड लगता है ना, तो वो भी क्या होता है, एक प्रकार से हम किसी को ना अभिवादन देते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट यानी कि एज आ, हम एज आ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एज आ फॉर्मली तरीके से पेश आ रहे हैं। और जब ना कुछ भी नहीं दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना कैन आई गो, या मैं पूछ यहाँ सीधा किसी का नाम लिखूंगा, उसके आगे मैं कोई भी राम, मिस्टर या मिसिज जैसा वर्ड नहीं लगाऊंगा ना, देन तब भी आप कैन ही यूज़ करेंगे। किसी के नाम से जब हम बोलते हैं ना, तो मतलब क्या है, वो इनफॉर्मली है, हम उसको फॉर्मली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपने भाई को ना नाम से ही बोलता हूँ। अगर मुझे उससे परमिशन लेनी भी होगी ना, तो मैं क्या बोलूँगा, राम मैं यहाँ से जा रहा हूँ या मैं जा सकता हूँ, इस तरीके से बोलूँगा ना मैं अपने भाई का। जैसे मेरे भाई का नाम राम है, तो मैं उसको राम से ही बोलता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, परमिशन लेते भी हैं और देते भी हैं। तो उस केसेस के लिए हमें यूज़ करना होता है कैन एज आ इनफॉर्मली वे में। कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। जैसे हम एज आ घर में एंटर होते हैं तो हमें एज आ बोलते हैं ना कि पहले नॉक करके आना चाहिए। अगर घर में जा रहे हैं, कोई मेरा फ्रेंड अंदर बैठा, तो मैं बोलूँगा, एक बात तो पूछूंगा ना उससे कि कैन आई कम इन, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ना आपका कैन का। इसके बाद होता है इट कैन रेन टुडे। तो ये तो चलो और नॉर्मली सेंटेंसेस में ऐसे तो आपको एग्जामिनर नहीं देगा ना कि यहाँ पे क्या पुट करेंगे। हाँ अगर देंगे ना, तो बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, शुड वुड आया होगा, तो उस केसेस में ना वो तो वैसे भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते नहीं हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए 4 ही पड़े थे, कैन, में और आपका माइट एंड आपका मस्ट। ठीक है, इनके अलावा ना कोई भी वहाँ पे पुट नहीं होगा, ये चारों आ भी सकते हैं। बट ये जब चारों
दो मान लेते हैं कि दो ऑप्शन में आ गया ना, तो आगे सिचुएशन दे रखी होगी कि ये कब होगा, कि आज हो सकती है, तो आगे सिचुएशन भी दे रखी होगी आपको। मैंने नेचर के लिए बोला था एन ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन, तो जो अभी मैंने बोला ना, तो यानी कि किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, यानी कि नेचर। अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव, अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा। ठीक है। कैन आई हैव लंच विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकता हूँ, वहाँ पर भी यानी कि एज आ परमिशन ले रहे हैं ना आप किसी से। कैन आई हैव लंच विद यू, कैन आई आस्क का क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, कैन आई टेक दिस पेंसिल, नॉर्मली अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, यानी कि इनफॉर्मली वे में। मैंने यहाँ पे कोई सर या समथिंग कुछ भी नहीं यूज़ किया, वरना मुझे अगर सर से प्रिंसिपल से लेनी होती तो मैं क्या यूज़ करता, कि मैं यूज़ करता मे आई टेक दिस पेंसिल सर, या मे आई टेक दिस पेंसिल सर। इस तरीक़ा से आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लास्ट में सर यूज़ करेंगे। ठीक है जी, आई होप क्लियर हुआ हो। तो दूसरा वाला भी मॉडल देख ही लेते हैं मे का, कि मे का यूजेस कहाँ पे होता है। तो मे का यूजेस होता है, हम देते हैं किसी को आशीर्वाद देने के लिए, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, आई विश प्रे फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम जल्दी ही जो कमांडो जॉब्स निकली हैं पुलिस के, एचपी पुलिस के अंदर, तो वो आपको जल्द लग जाए। तो वो मेरी विश है आप सभी के लिए, जो भी एज अ वीडियो देख रहे हैं, जो भी जिन्होंने मेरे से पढ़ा है या जहाँ और भी पढ़ रहे हैं और साथ में ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए मेरी तरफ से क्या है, विशेष है कि आप सभी एज अ जॉब पे लग जाएं। इसके बाद हम प्रे बोलेंगे, तो प्रे के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि आई मे प्रे फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। एक होती है ना कर्स भी होती है, कर्स का मतलब होता है अभिशाप देना। अभिशाप देना, कर्स का मतलब ये नहीं अब यहाँ पे कि जैसे पुराने टाइम पे हम देते थे ना एज आ अभिशाप, जैसे हमारे ऋषि मुनियों के टाइम पे, तो ऋषि मुनियों के टाइम वाला अभिशाप नहीं बोलेंगे इसको, है तो वही वाला अभिशाप। मतलब क्या है, आज के टाइम पे ना इसको हम क्या बोल देंगे, एज आ गाली देना। किसी को गाली देना, तो मेरा कुछ ना बचे, तेरा सत्यानाश हो जाए, जैसे घरेलू गालियाँ रहती हैं ना, तो वैसी गाली देना, तो उसके लिए ही हम यूज़ करेंगे, कर्ज करेंगे कि भगवान करे ऐसा हो जाए तेरे साथ, वैसा हो जाए, यानी कि एक प्रकार का क्या है, गाली देना, एक प्रकार का किसी को अभिशाप बुरा भला कहना, वो आएगा आपका कर्ज। अब है आपका इसके अलावा ना, ये तो चलो ठीक है, ये हमने यूज़ करे भी होते हैं और हमें थोड़ा सा आइडिया भी है इनका, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे किसी की बर्थडे या समथिंग किसी को विशेष करने के लिए हम मे का यूज़ करते थे। चलो सिंपल सा आएगा, देन आप कर भी लेंगे। अब इसके अलावा ना हमारा पर्पस भी होना चाहिए, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपका मेन पर्पस क्या है, तो आप सभी बोलेंगे कि सर हमारा मेन पर्पस तो एज अ जॉब लेने का है। तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, एज अ जॉब के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो यानी कि आप, जैसे मैं बोलूँगा कि पर्पस क्या है इसके अलावा, चलो ये एक पर्पस मैंने बता दिया, कि एक और पर्पस होता है, जैसे कि मैं यूज़ कर दूँ आपको, जैसे जैसे हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें ना, तो हम क्यों खाना खाते हैं, वी ईट सो दैट, यानी कि हम खाते हैं ताकि हम क्या हो पाएँ, जी सकें, वी लिव, है ना। हम खाना इसलिए तो खाते हैं कि हम जी सकें। तो उसी केसेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं आपका में। और जब भी पर्पस होता है ना, तो इस पर्पस को शो करने के लिए ना मे के साथ ना एक वर्ड लगते हैं दैट, सो दैट। ठीक है, दैट, सो दैट, ये वाले वर्ड क्या होते हैं, लगते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा पर्पस दिखाते हैं। ठीक है जी। अब मैंने ना परमिशन एंड रिक्वेस्ट के लिए अभी बोला था कि इनका ना परमिशन एंड रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, बट कैसी होती हैं, फॉर्मली आपकी क्या होती हैं, परमिशन या रिक्वेस्ट होती है। पॉसिबिलिटी है, मैंने अभी बोला पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है, बट पॉसिबिलिटी कैसी होगी, 50-50 चांसेस होंगे ना, तब मैं यूज़ करूँगा मे का। हाँ यार, इंडिया जीत भी सकती है और हार भी सकती है, यानी कि 50-50 चांसेस हैं, यानी कि मैं पास हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने ना क्वेश्चन ना एज आ 90 क्वेश्चन आए थे ना, मैंने उसमें से ना पता नहीं एज आ 55 किए हैं। अब पता नहीं मेरिट से 50 से ऊपर चली जाएगी या 60 से चली जाएगी, तो मेरे ना चांसेस अब क्या लग रहे हैं, 50-50 लग रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन भी आएगी ना, तो उस केसेस में हम यूज़ करते हैं मे का, जब हम थिंकिंग करते हैं। और मुझे लगता है ना, अब ये जितनी भी पॉसिबिलिटी रहती है ना, एज आ हमारे अकॉर्डिंग होती है। मुझे क्या पता आपकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, आपको हो सकता है ना, आपको ऐसा लग रहा हो कि 50-50 चांसेस है, मुझे लग रहा हो कि नहीं यार ये पक्का डेफिनेटली करेगा। मेरे अकॉर्डिंग मेरी पॉसिबिलिटी अलग होगी, मुझे तो ऐसा लगेगा ना कि हाँ हो सकता है कि इस बार मेरे ना 40% ही जाए, या मुझे लगेगा ना कि 70 भी जा सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी पॉसिबिलिटी अलग हुई, आपके अकॉर्डिंग तो आपकी पॉसिबिलिटी अलग है। तो यानी कि एग्जामिनर के अकॉर्डिंग भी क्या होगी, पॉसिबिलिटी अलग होगी, कि वो किस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपका ये अगर पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन डालेगा तो वो वहाँ पे पुट करेगा। इसके लिए ना वो क्या करेगा, यानी कि ऐसा क्रिटिसिज्म के लिए बचने के लिए ना, या तो वो ऑप्शन एक ही देगा, इन चारों में से एक ही देगा, या तो अगर 2 या 3 ऑप्शन मिल गए ना, तो वो वहाँ पे आपको साथ में क्या दे देगा, आपको साथ में देगा वो, जैसे सिचुएशंस, यानी कि सिचुएशन देगा, इवेंट दे देगा कि हाँ ये वाली सिचुएशन थी, अब बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा।
ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल शायद इसमें दूंगी, तो वो आपने चेक करना है। जैसे आई मे प्रे फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारे जीवन के लिए मैं लंबे इसमें क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मे यू वी एन IAS, तुम जल्दी IAS बन जाओ, या तुम जल्दी आपका इंस्पेक्टर बन जाओ इस तरीके का, या सब इंस्पेक्टर बन जाओ, या मैं बोलूँगा HP पुलिस कमांडो बन जाओ इस साल के, तो वो मैं एज अ प्रार्थना करता हूँ। मे यू वी आर डॉक्टर, भगवान करे तुम डॉक्टर बन जाओ, पुलिसमैन बन जाओ, सोल्जर बन जाओ, या नेवी ऑफिसर बन जाओ, समथिंग कुछ भी हम बोलते हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं मे यू। आई मे बी रॉन्ग अबाउट दिस, मे ही डाई सून, एज अ कर्स के लिए आती हैं ये चीज़ें। जैसे डाई सून ना, भगवान करे तुम जल्दी, ठीक है जी। मे यू सिक सोन एंड गो हॉस्पिटल, तुम जल्दी बीमार पड़ो और हॉस्पिटल चले जाओ। तो एक प्रकार की क्या है, ये सारी की सारी आपकी कर्स हैं, तो कर्स के लिए यूज़ करते हैं। वी ईट दैट सो, अब मैंने बोला ना पर्पस के लिए, मैंने बोला था कि वी ईट हम खाते हैं, ताकि हम दैट यूज़ कर सकते हैं, सो दैट यूज़ कर सकते हैं, इन ऑर्डर दैट भी यूज़ कर सकते हैं, बी मे लिव, ताकि हम क्या कर पाएँ, जी सकें, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। मैं ना ये बुक पढ़ता हूँ, आई रीड दिस बुक सो दैट, दैट या इन ऑर्डर दैट, इन तीनों में से, चारों में से ना कोई एक। तो कई बार क्या होता है ना, हमें यहीं पर एक फिलर्स मिल जाता है कि क्या आएगा और आगे मे यूज़ किया होगा, तो हमें सेंस भी समझना है कि ये तो हमने पढ़ा है ना कि जी मे का यूज़ तो पर्पस के लिए होता है, और उस केसेस में ना सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट में साथ में लगते हैं एज अ पेयरिंग के लिए, कि मैं आपका और इन सभी का ना मतलब क्या है आपका यहाँ पे, ताकि, ताकि यानी कि एज अ पर्पस बता रहे हैं, और यहाँ पे मेंशन हो रहा है आपका ताकि वाला वर्ड। आई रीड दिस बुक सो दैट, या दैट इन ऑर्डर दैट आई मे लर्न इंग्लिश बुक या इंग्लिश ग्रामर। आई गो टू मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, क्यों जाता हूँ भाई, ताकि मैं अपनी बॉडी फिट रख सकूँ, यानी कि मेरा कोई पर्पस हुआ है यहाँ पे, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आपका सो दैट का। इट मे रेन टुडे, तो ये तो चलो एज अ सेंस था कि 50-50 चांसेस है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ही मे लेट टुडे, चलो ये भी सेंस है, वो आज भी क्या है, आ सकता है, लेट आ सकता है, तो ये भी आपका एज अ पॉसिबिलिटी के लिए। अब देखो ये है आपका मे आई कम इन सर, अब आप क्या लगाएंगे, सर, अगर सर नहीं लगा हुआ ना तो मे गलत हो जाएगा, वहाँ पे मुझे कैन ही पुट करना पड़ेगा। कॉमन सी चीज़ है, ध्यान में रखेंगे। मे आई टेक दिस मिस्टर श्याम, ठीक है। अब ना मैंने भले किसी का नाम लिया ना, बट मैंने ना यहाँ पे रिस्पेक्ट देने के लिए ना क्या यूज़ कर दिया, यहाँ पे मिस्टर का यूज़ किया है। मिस्टर का या मिसिज का अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो वो ध्यान रखेंगे, वहाँ पर आप मे यूज़ करेंगे, तब आप क्या हो जाएंगे, फॉर्मली वे में चले जाएंगे। अगर मे यूज़ नहीं करेंगे ना तो इनफॉर्मली। मे आई गो टू सर, तो सर लगा है तो मे तो बिल्कुल सही आ जाएगा, सर से परमिशन ले रहे हैं, ठीक है जी, इस तरीके से। और नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं कि माइट का यूजेस कहाँ पे होता है। अब माइट का यूजेस जो ऑप्शन में आया था ना, विश के लिए भी यूज़ करेंगे, प्रे के लिए करेंगे, ब्लेसिंग के लिए करेंगे, कर्स, ये आपका अभी हमने मे के लिए भी पढ़े थे, बट ना मे के केसेस में ना वो प्रेजेंट में बताते हैं, और ये चीज़ें ना अगर मुझे पास्ट में बतानी होगी, पास्ट के सेंस में, कि पास्ट की मेरी विश है, पास्ट का कोई प्रे थी, ब्लेसिंग है, किसी के लिए कर्ज थी, तो उसको शो करने के लिए हम माइट यूज़ करते हैं। इसका ना एक और यूजेस होता है, वो है आपका एज अ पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी आपकी 10-50%, यानी कि ना के बराबर, यानी कि जब ना के बराबर जब चांसेस होंगे ना तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम में कैसे आएंगे ये चीज़ें, तो देखो सबसे पहले द ओल्ड लेडी प्रेड दैट, अब ये दैट लगाना एज अ कंजक्शन है, कंजक्शन से पीछे दिख रही है, दिख गया मुझे कि ये B2 है। हाउ टू डिसाइडेड कि ये B2 है, क्या आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये आपकी B2 है, आपको पता होना चाहिए कि ये B2 है, बट कैसे पता चलेगा आपको ये कि B2 है, तो ये आपको पता चलेगा कि यार B2 के लिए ना मुझे इतना पता है कि B2 के साथ ना कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, बट अगर मैं इसको B3 बोलूँगा ना, क्योंकि सेम है, आपकी बी सेकंड फॉर्म भी प्रेड होती है एंड थर्ड फॉर्म भी प्रेड होती है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा, तो मुझे ना B3 का पता है बिल्कुल ही एज अ क्लियर में, कि अगर B3 आई होगी ना तो इसके साथ ना मुझे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, किंतु इसके साथ ना मुझे हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो मतलब क्या, B2 है ऐसे कि जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, B2 बोला। अब दैट से पीछे B2 मतलब कहाँ लगती है, पास्ट के इंडेफिनिट में लगता है। पास्ट की इंडेफिनिट का रूल है कि वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर ये पीछे वाला मेरा ना पास्ट में बना है तो अगला वाला सेंटेंस भी मेरा किस में बनेगा, पास्ट में ना, और आगे वाले सेंटेंस में ज़रा नोटिस करना, ही माइट लिव लॉन्ग, मैं किसी को ना आशीर्वाद देने के बारे में सेंस में बोल रहा हूँ, तो यानी कि ब्लेसिंग, आपका विश, प्रे,
सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं आपका मे का, बट मे की जगह पे ना अब पीछे तो पास्ट में था तो आगे वाला सेंटेंस भी मेरा क्या बनेगा पास्ट में। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पढ़ा था कि मे का क्या बनता है आपका पास्ट में माइट बनता है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीचेस में आपने पढ़ा है कि इनडायरेक्ट तभी होती है ना जब आपने किसी चीज़ को बाद में फिर से वो चीज़ दोहरा रहे हैं, यानी कि वो चीज़ें पास्ट में चली जाती हैं। मैक्सिमम जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे पास्ट में ही बनते हैं, बिहाइंड आ रीज़न। ठीक है जी, चलिए जी अगला वाला भी देखते हैं। दैट लगा, पीछे वाला तो चला गया B2 में। से होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सैड सेकंड होती है, थर्ड भी क्या होती है सेड। ये B2 का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आगे वाला भी क्या है आपका माइट ही आना चाहिए। मे आएगा तो वो पहली गलती होगी, एरर होगी, नहीं आएगा कभी पुट नहीं होगा। ठीक है जी, अब ये देखो आई माइट पॉसिबली गो टू द थिएटर टू नाइट। ठीक है जी, इस तरीके से आई माइट पास द एग्ज़ाम, बट हाँ ऐसे आएगा जैसे कि यहाँ पे फिलर्स आ जाएगा। he might pass the exam but seeing his intelligence I do not have much hope। अब ना ये सिचुएशन है और ये आपकी पॉसिबिलिटी के लिए है, और ये आपकी कैसी है पॉसिबिलिटी के लिए। मैंने बोला ही माइट पास द एग्ज़ाम, ठीक है, मेरे कैसे चांसेस होंगे पास होने के, ज़्यादा हैं या ना के बराबर है। मैंने माइट यूज़ किया तो मतलब क्या 10 से 15, क्या होना भी चाहिए था, क्या ऐसा है भी कि 10 से 15 मेरे चांसेस है पास होने के। बट आगे वाला ना मैंने जैसे सिचुएशन पढ़ी था मुझे क्लियर हो गया कि मैंने ना जब एग्ज़ाम दिया ना तो उसमें भी मैंने देखा था सीइंग हिज इंटेलिजेंस, मैंने वहाँ पे ना बड़े ज़्यादा इंटेलिजेंस एज अ पर्सन देखे थे जो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। आई डू नॉट हैव मच हो, मेरे ना ज़्यादा पास होने के ना या मुझे ना ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस चीज़ के लिए। तो यानी कि ये आपका कहीं ना क्या दिखा रहा है कि मेरे ना पॉसिबिलिटी बड़ी कम है, एज अ इंटेलिजेंस लोग बैठे हुए थे। तो यानी कि वहाँ पे मेरा क्या हो गया माइट यूज़ हो जाएगा, यानी कि 10 से 15%। अगर मैंने बोलता कि नहीं यार डबल बैठे हुए थे सारे के सारे ना मेरे से तो लो ही बैठे हुए थे, तो मैं बोलूँगा नहीं यार मेरे तो डेफिनेटली मैं तो पास हो ही जाऊँगा यार, 90% होगा। यानी कि 100 में से जो 90 क्वेश्चन आए थे उसमें से मैंने 70 क्वेश्चन ठीक ही किए हैं, तब मैं बोलूँगा ना कि इट मस्ट या ही मस्ट पास द एग्ज़ाम, इस तरीके से मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। दूसरा, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही माइट सक्सीड। ठीक है जी, इस तरीके से भी आपका ये पास्ट में बना तो ये भी तो पास्ट में ही बनेगा ना। ही ब्लेस्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ब्लेसिंग दे रहा है, और अगले वाले में भी हम मुझे क्या करना पड़ेगा आपका पास्ट में ही बताना पड़ेगा। जब दैट वाला क्लॉज आपका ना पास्ट में बना है तो अगला वाला क्लॉज भी किस में बनेगा पास्ट में बनेगा। ये चीज़ आपने क्या करनी है थोड़ी सी रिमेंबर रखनी है। चलो जी, जो हमारे पास आंसर बना था ना आउट टू का, इसका यूजेस क्या होता है, इसका यूजेस ना सिर्फ एक ही है, वो है आपका मॉरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, एक और ड्यूटी होती है हमारे पास मस्ट। मस्ट का होता है नेसेसरी ड्यूटी के लिए, यानी कि कंपलसरी नेसेसरी ड्यूटी जो करनी पड़ेगी उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा ना अ सोल्जर, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। जैसे अगर मैं बोलूँगा ना द पुलिस एज आ हमें बचाती है कैप्ट या माइट, वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे मस्ट। ठीक है, कि एक पुलिस हमें ना चोरों से बचाती है तो वो उसका क्या है एज अ नेसेसरी ड्यूटी है ना पुलिस की, तो ऐसा उसे करना ही पड़ेगा, हमें बचाना पड़ेगा चोरों से, डाकुओं से या हुड़दंगबाजों से, उसे क्या करना पड़ेगा बचाना, क्योंकि वो उसकी क्या है ड्यूटी है पुलिस की। और वैसे भी सोल्जर की ड्यूटी क्या है, सोल्जर क्या करेगा, सोल्जर का काम क्या है, सोल्जर का काम है कि अपने देश के लिए क्या करना है लड़ाई लड़नी है उसने। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ना आपका सॉरी यहाँ पे क्या लिखा था मैंने फाइट है ना, फाइट था, और ये आपका मस्ट है। तो यानी एक तो लिखा नहीं जा रहा है मेरे से मस्ट। ठीक है जी, तो ये मस्ट है। तो मैं बोलूँगा ना अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, उसे लड़ना पड़ेगा। अब मैंने बोला कि मस्ट का यूज़ तो यहाँ पे किया जाता है नेसेसरी ड्यूटी के लिए किया जाता है, एज आ कंपल्सरी ड्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है। बट कैसे ये कंपल्सरी बन जाती है इनके लिए, तो मैं बोलूँगा ना इसके बदले में ना ये क्या कर रहे हैं यहाँ से सरकार से पैसा लेते हैं इस काम को करने के लिए। मैं बोलूँगा कि पुलिस भी ऐसा फ्री में थोड़ा ना हमें चोरों से बचा रही है या वो डेकोरेट कर रही है, उसके बदले में भी तो वो पैसा लेगी ना। अभी आप भी पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बाद भी आप भी क्या लेंगे, पैसे लेंगे ना, तो वो आपकी मॉरल ड्यूटी थोड़ा ना एज अ पुलिस में जाकर, उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँगा ना आई एम ए टीचर, तो मैं बोलूँगा ना टीचर अ टीचर मस्ट टीच द स्टूडेंट। तो एक टीचर का ना एज अ कर्तव्य होता है, कर्तव्य इन द सेंस यानी कि ड्यूटी उसकी, बट कैसी ड्यूटी है, क्या ये मॉरल ड्यूटी है एक टीचर की, नहीं ना। टीचर बदले में क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है भाई, टीचर पैसे ले रहा है ना बच्चों से,
तभी तो वो पढ़ा रहा है बच्चों को, ऐसा फ्री में थोड़ा ना पढ़ा रहा है वो। हाँ, बट आज के टाइम पे हमें ये भी देखने को मिलता है, फ्री में भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बट फिर भी एज हम क्या मानेंगे कि जो टीचर है ना, ये उसका कर्तव्य है, तो वो क्या करेगा, उसकी नेसेसिटी ड्यूटी है। जैसे हम स्कूलिंग के लिए एज अ पर्पस ऑफ स्कूलिंग, एज अ किसी का तो हो भी सकता है कि वो मॉरल ड्यूटी के लिए पढ़ा रहा हो, अपने एज अ खुशी के लिए, बट नॉट अ मॉरल ड्यूटी ना, वो अपने सेटिस्फिक्शन के लिए पढ़ा रहा है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो क्या है, मेरी सेटिस्फिक्शन है। और कहीं ना कहीं मेरा भी यहाँ पे क्या छिपा हुआ है कि एज अ व्यूज़ आए, समथिंग कुछ और आए, तो यानी कि वो एज अ पर्पस छिपा होता है हर किसी का। तो यानी कि टीचर नॉट अ मॉरल ड्यूटी, यहाँ पे मॉरल ड्यूटी के सेंस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये ना कुछ छोटे छोटे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो ये हमें ना छोटे छोटे की पॉइंट भी पता होने चाहिए। अब मैंने बोला मॉरल ड्यूटी, कौन कौन सी मॉरल ड्यूटी हो सकती हैं। जैसे हम बोलेंगे बी आउट टू लव आवर कंट्री, बिल्कुल सही है जी, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, एज हमारी मॉरल ड्यूटी है। बी आउट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, यानी कि हमें अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये भी तो हमारी क्या है, मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है। यू आउट टू हैव फाउट योर कंट्री। अच्छा, एक और चीज़ है ना, यहाँ पे मैंने फाउट बोल दिया ना। अब तो जितने भी मॉडल होते हैं ना, उनके बाद तो वी की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अगर मुझे मॉडल के बाद बी की 3 फॉर्म चाहिए ना, तो मुझे ना इन मॉडल के बाद ना कुछ वर्ड चाहिए एडिशनल। हमेशा याद रखेंगे, यही वाला रूल होता है। अगर मुझे B3 लगानी है तो यहाँ पे या तो वी लगेगा, या तो क्या लगेगा, हैव लगेगा, समथिंग कुछ वर्ड लगाना हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर मैंने B3 बोली यहाँ पे, तो मुझे ना साथ में लगाना पड़ेगा हैव। ठीक है जी। बी आउट टू टॉक लवली फ्रॉम चिल्ड्रन, हमारा जो कर्तव्य है ना, मॉरल ड्यूटी है कि हमें है ना बच्चों से ना प्यार से बात करनी चाहिए। ये हमारी क्या है, मॉरल ड्यूटी था। यानी कि जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे आया था ना, तो वो आपका यही वाला आंसर बनेगा। कि जैसे कि क्वेश्चन था आपका, जैसे कि यू डैश पे योर टैक्सेस, तो ये आपके टैक्सेस पे करने के बारे में बोला जा रहा था ना। ये हमारा मॉरल ड्यूटी है, टैक्सेस पे करना हर इंसान को करना चाहिए। यानी कि उनकी क्या है, एज आ उनके कर्तव्य है एज अपने देश के लिए, ताकि टैक्सेस आए, ताकि सरकार वहाँ पे क्या कर सके, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एज आ इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो यानी कि ये हमारे लिए मॉरल ड्यूटी हुई। क्लियर है। चलिए जी, पहले क्वेश्चन में ना तो काफ़ी लंबा हमारा ये हो गया, मैंने इंक्लूडेड किया था क्योंकि आई थिंक मुझे लगा कि ये आपको टॉपिक करवाना चाहिए था। चलिए जी, जल्दी से अगले वाले क्वेश्चन के अंदर ना अपना आंसर साथ में लिखेंगे एंड गेस करेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हंटर एम्ड डैश द वर्ड। तो ये मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ पहले, एज आ जितने भी हमारे मॉक हुए ना उसके अंदर ना मैंने ये बताया भी था। एक होती है एम्ड, ये प्रीपोजिशन की शायद, हाँ प्रीपोजिशन की मैंने जो अभी सीरीज़ अपलोडेड की है ना, वहाँ पे मैंने बताया था कि एम के साथ ना आपकी 2 प्रीपोजिशन यूज़ होती हैं। एम के साथ ना 2 प्रीपोजिशन यूज़ होती हैं, एक होती है आपकी एट और एक होती है ऑन। जब आप ना किसी चीज़ को जानबूझकर मारते हैं, जानबूझकर अगर आप हिट करें किसी को, टारगेटेड करते हुए, एज अ टारगेटेड करते हुए किसी चीज़ को हिट करें, तब आप यूज़ करेंगे एट का। और जब आप टारगेटेड करते हुए ना मारे ना किसी, जब आपका टारगेटेड ना हो, नॉट आ टारगेटेड, तब आप यूज़ करेंगे ऑन का। अब यहाँ पे बताओ कि एक हंटर होता है यानी कि शिकारी, एम्ड एट द बर्ड, तो वो शिकारी है भाई, तो उसका क्या, वो जानबूझकर मारेगा ना, यानी कि उसको पता है कि आगे पक्षी बैठे हुए हैं, तो उसको वो मारने के लिए क्या यूज़ करेगा, एट यूज़ करेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ना, एट बनेगा। ये 2 ऑप्शन तो देख के ही मैं ख़त्म कर दूंगा कि हाँ एम के साथ के तो वो सिर्फ एट आएगा या तो ऑन आएगा। ऐट का यूज़ होता है जब टारगेट जानबूझकर मारा जाए ना, तो उस केसेस में यूज़ करेंगे हम आपका ऐट का, और अदरवाइज़ मैं टारगेटेड ना करूँ ना, तब मैं यूज़ करूँगा नॉट का। चलिए, सॉरी नॉट का नहीं, ऑन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन दे वॉज डैश धर्मशाला ही स्टेड डैश कॉनिफर होटल, द कॉनिफर होटल। चलिए जी, इसका जल्दी से आप अपना अपना आंसर लगाएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखिए जी, व्हेन दे वॉज धर्मशाला, बोला है कि एक ना स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, कि जब आपका जो देव था ना वो कहाँ था, धर्मशाला में था। तो जब स्पेसिफिक लोकेशन के लिए बात बोली जाए ना, लोकेशन के लिए बात बोली जाए ना, उस केसेस के लिए हम यूज़ करते हैं ऐट का। ठीक है जी, स्पेसिफिक लोकेशन है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हेन दे वॉज एट धर्मशाला, फिर कॉमा है लगा हुआ, तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे एट और इन आपका एक लार्ज प्लेस के एंड स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज़ किया जाएगा, बट वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कॉमा लग गया ना यहाँ पे। तो मैं ऐसे तो बोला नहीं
कि व्हेन आई वॉज इन एट धर्मशाला इन कांगड़ा, इस तरीके से तो मैंने बोला नहीं, मैंने आगे कोमा लगा दिया और आगे वाला सेंटेंस ही चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है। व्हेन दे वॉज एट धर्मशाला ही, तब वो कहाँ पे था, ही स्टेड डैश द कॉनिफर होटल। तो अब आगे वाले ना आपका रेफरिंग कर रहा है प्लेसेस को, रेफरिंग कर रहा है आपका किसी प्लेस को, तो ये आपका ना प्लेसेस को दिखाने के लिए ना हम यूज़ करते हैं इन द कॉनिफर होटल, वो कॉनिफर होटल में रुका था, ठीक है, उस केसेस में। तो यहाँ पे जो आंसर बना वो कौन सा बना, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बना, ठीक है जी। क्लियर हैं सभी को इतनी चीज़ें? चलिए जी, अगर क्लियर हैं तो आगे चलते हैं। ही डैश द बॉल आउट ऑफ द स्टेडियम यस्टरडे। अब यहाँ पे अपने पुट करना है, तो जल्दी से पहले आंसर आपने करना है, उसके बाद मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना, मुझे ना एक वर्ड दिख गया, जैसे मैंने ये सेंटेंस पढ़ा था ना, मुझे वर्ड पड़ गया। अब ना ये वाला वर्ड ना मैंने हर इसमें आपके जितने भी मॉक थे ना उसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ था, क्योंकि है इतना इंपॉर्टेंट और यूनिक है। मैक्सिमम सेंटेंसेस हमें मिल ही ऐसे जाते हैं कि यस्टरडे लगाओ, टुडे लगाओ, टुमारो लगाओ, ऐसे मिल ही जाते हैं। तो ये ना अपने एज अ ध्यान में रखेंगे। अब देखो 2-3 बार ये रिपीट हुआ है ना, तो अब गलत भी नहीं होना चाहिए था आपका आंसर ये वाला। तो आई थिंक आपने लगा लिया होगा। अब जैसे यस्टरडे मिला ना, मुझे सीधा पता चल गया कि पास्ट में चला जाएगा। अगर ये पास्ट में चला जाएगा ना तो हैज़ क्यों लगाऊंगा मैं, फिर हैज़ क्यों लगाऊंगा ना, पास्ट में चला गया तो हिटन भी क्यों लगाऊंगा, ये तो होता भी नहीं है, हिट का हिट 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 ये रहती है आपकी, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि ये हिट आ सकता है ना यहाँ पे, ये आपकी B2 है, ठीक है। हिट की फर्स्ट फॉर्म भी हिट होती है, सेकंड भी हिट होती है, थर्ड भी क्या होती है, हिट होती है। तो मुझे यहाँ पे B2 चाहिए थी, पास्ट में गया है तो B2 चाहिए थी, तो मैंने भी यहाँ पे क्या पुट करूँगा, यहाँ पे आपकी हिट पुट कर दूँगा, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंसेस। तो इसमें ना जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेना है आपने, और आंसर अपने पास रख लेना है कि आपके कितने ठीक होते हैं एट द एंड तक। देखिए जी बिल्कुल आसान है, मुझे बोला है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट गेट्स आ चॉकलेट, इसमें बताना है कि आपका कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है। तो मैं बोलूँगा यही वाला तो प्रोनाउन है, और ये कौन सा प्रोनाउन है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और ये होते हैं आपके ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ, ठीक है, नन, समथिंग, इस तरीके के आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बना वो बना आपका डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव टू पैसिव वॉइस हमें क्या करना है, सेंटेंसेस चेंज करना है। तो जल्दी से अपना अपना कर लीजिएगा कि आपके कितने बन रहे हैं इसमें से, ताकि आपको भी एग्जैक्ट पता चले कि कितने मार्क्स हमारे बन सकते हैं। अब देखिए द कंपनी हैज़, तो आप स्टॉप कर लीजिएगा, मैं वीडियो लंबी ना करते हुए ना मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। द कंपनी हैज़ एम्प्लॉयड 1000 ग्रेजुएट्स। तो मुझे ना यहाँ पे ढूंढना था ऑब्जेक्ट, मुझे दिख गई वर्ब, इस वर्ब के बाद ना आया होगा वो मुझे होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ तक का ऑब्जेक्ट है ये यहाँ तक का मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। और आगे वाला ना आपके टाइम और रेफर को इंडिकेट कर रहा है। दिस ईयर का ना दैट ईयर होना वाला था, बट मैं देखूँगा दिस लगा है, और यहाँ पर भी दिस लगा है, तो यानी कि ये चेंज नहीं किया है ना, तो मैं कोई ज़बरदस्ती बोलूँगा भी नहीं कि ये चेंज करना है, ठीक है। नहीं दिया होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं किया होगा, एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है वो तो, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप बोलेंगे कि नहीं यार ऐसे तो ये जो एग्ज़ामिनर है उसने भी गलत दिया है, नहीं, एग्ज़ामिनर ना सोच समझ के देता है। अब देखो गलती और क्या हो सकती है। अब ना ये मैंने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, ये तो मुझे पता है सबसे स्टार्टिंग में आने वाला, तो सभी में यही आया 1000 ग्रेजुएट, 1000 ग्रेजुएट, यहाँ पर भी यही आया। तो यानी कि मेरा ना कोई भी ऑप्शन क्या हुआ, एलिमिनेट नहीं हो पाया यहाँ से। अब ये ग्रेजुएट्स था और ये यहाँ पे क्या लगा, हैज़ के बाद B3 लगी है, यानी कि आपका कौन सा सेंटेंस बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना। जब इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा ना तो मुझे पता है कि आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग मैं यही वाले हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगा इसी के हैज़ और है। बट ना यहाँ पे मैं एक वर्ड लगाऊंगा वो है आपका बीन, और उसके बाद मैं लिखूंगा B3 एंड बाय के साथ क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट। तो मैं जल्दी से देखूंगा हैज़ और हैव, हैड नहीं आएगा भाई, हैज़ है, इनडायरेक्ट थोड़ा ना स्पीच ना, तो वर्ब भी नहीं आएगा, वुड तो आएगा भी नहीं, तो हैव बीन तो यही वाला हो गया ना, हैव आपका इसके अकॉर्डिंग लगा है, ग्रेजुएट्स प्लूरल है तो आपका हैव यहाँ पे लगाया जाएगा। तो राइट आंसर बन गया मेरे पास बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव टू पैसिव वॉइस ही है आपका फिर से, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो जल्दी से अपना आंसर लगा लीजिएगा, मैं आंसर सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे, एज अ पॉज करके आपने आंसर लगाना है।
वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब देखिए हमें अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, अवश्य रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए जी देखते हैं क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया पेरेंट्स या आवर पेरेंट्स, जो भी बोलना हो। तो आवर पेरेंट्स तो दे ही नहीं रखा है ना ऑप्शन में, तो मैं सीधा पेरेंट्स से स्टार्ट करता हूँ कि पेरेंट्स। इसके बाद क्या आएगा, है ना, मॉडल में हमने पढ़ा होता है कि मैं अगर आता है ना, इसके बाद आती है वी की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसके बाद मुझे लगानी है, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल बोलता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है आपका V3 लगानी होती है। तो इनके बाद ना मुझे क्या लगाना है, मे के बाद लगाना है बी, और इसके बाद लिखनी होती है बी की 3 फॉर्म। कुड बी, मे बी, समथिंग, इस तरीके का हम यूज़ करेंगे। मे है तो मे ही रहेगा, मस्ट है तो मस्ट ही होगा। ऐसा तो ना होगा कि मे का माइट कर देंगे, वो होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पे नहीं होगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें ना कन्फ्यूजिंग होती है, इसमें कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि हम मस्ट को भी यहाँ पे ना एज आ या किसी वर्ड में चेंज करने के लिए एज आ ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपने नहीं करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनाना, तो वो बना आपका बना ए आंसर इसका। पेरेंट्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड आवर, बाकियों में किसी में भी नहीं है आपका दिया हुआ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शी सेड। अब ये ना डायरेक्ट स्पीच से है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई विजिटेड द यूनिवर्सिटी यस्टरडे। अब आपके पास एक वर्ड मिल गया आपका यस्टरडे। ठीक है जी, एक वर्ड मिल गया यस्टरडे। अब आपने इस यस्टरडे को क्या करना है, देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपका ये गलत बना है, तो जल्दी से चेक करते हैं। तो द डे बिफोर आपका बन रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, शी सेड द यूनिवर्सिटी दैट डे, तो ये दैट डे नहीं है। फिर हमें शी सैड नहीं है, द प्रीवियस डे। चलो जी मुझे ये भी मिल गया, मुझे वो भी मिल गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो क्या क्या बनेंगे यहाँ पे। इसके बाद हमें देखा कि विजिटेड है, बी की सेकंड है, तो सीधा मुझे यहाँ से दिख गया। अब ना आपके पास तो सैड भी तो है, देखेंगे सैड, शी सैड। अब यहाँ पे ना कंजक्शन लगा ही नहीं है, शी सैड कंजक्शन नहीं, कहाँ गया, कंजक्शन भी चाहिए। दैट पहले आ गया यार, ये क्या है यहाँ पे ना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो मेरे पास ना जैसे ऑप्शन देखूंगा तो मेरे पास ऑप्शन डी यहाँ पे से होगा, क्योंकि दैट बिल्कुल सही जगह अपने यहाँ पे आया है। और आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है यहाँ पे, आपका शी के अकॉर्डिंग, तो शी आना चाहिए था, और जो कि यहाँ पे शी आया है। हैड के साथ बी थी लिखी है, यानी कि इंडेफिनिट है, तो वो पास्ट के परफेक्ट में बन गया आपका। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कम चेंज होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसका जो राइट आंसर बनाना वो बना डी। अंजू एंड सिया आर माई फ्रेंड, आई नो डैश वेरी वेल। अंजू एंड सिया आर माई फ्रेंड्स, फुल स्टॉप, आई नो डैश वेरी वेल। अब यहाँ पे देखिए ना, अंजू एंड यहाँ पे सिया क्या हो गया आपके, प्लूरल, दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है या दो लड़कियों के बारे में बात हो रही है। वो क्या है, मेरी फ्रेंड्स है ना। आई नो, क्या मैं हर यूज़ कर सकता हूँ, हर यूज़ करूँगा तो सिर्फ एक के लिए यूज़ करूँगा ना। आई नो हर, मैं उसे जानता था, एक लड़की को। इट तो यूज़ होगा ही नहीं यहाँ पे। यू दूसरी वाली लड़की के लिए थोड़ी ना मैं यूज़ करूँगा, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो यानी कि दोनों ही सेंस क्या बन गए आपके, प्लूरल सेंस दे रहे हैं यहाँ पे। अंजू एंड सिया, ठीक है, उनके लिए यूज़ करना है आपने देम। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट आंसर बना डी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वर्ब्स यूज्ड इन द गिवन सेंटेंसेस, द किड्स केप्ट क्विट। अब आपने यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आ रही है। अब ये आपकी वर्ब है, बट उन्होंने केप्ट किया, वो क्या किया उन्होंने, किसको किया। मेरा ना तो बट से आंसर आया, ना ही मेरा होम से आया। जब इन दोनों से आंसर नहीं आता है ना, तो मैं बोलूँगा कि ये वर्ब कैसी होगी, इंट्रांजिटिव होगी। और इसके बाद ना मुझे ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा है। ऑब्जेक्ट थोड़ा ना, ये तो आपका क्या है, एडवर्ब है। क्वाइट क्या है, एडवर्ब है कि कैसे, तो वो चुपचाप बैठे हैं ना, क्विट। ठीक है, ये शांति बनाए रखी है उन्होंने। तो यानी कि मैंने बोला यहाँ पे कैसे, हाउ का आंसर आ रहा है ना ये आपका, तो यह एडवर्ब है। या फिर मैं बोलूँगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना, वो बनेगा बी। बी इसका राइट आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रीपोजिशंस। इस वाले सेंटेंसेस के अंदर ना अपने प्रीपोजिशन फाइंड आउट करनी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आई हर्ड सम नॉइज़ व्हेन आई एम वॉकिंग राउंड द कॉर्नर। तो यहाँ पे मुझे सीधा यही दिखा, मुझे व्हेन, तो यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। इसने क्या किया, यहाँ तक एक सेंटेंसेस था और आगे वाले सेंटेंसेस को क्या किया है, एज अ लिंक किया है, एज अ जोड़ा है उन्हें।
ठीक है जी। तो जो राइट आंसर बनाना तो वो बना है यहाँ पे डी। ठीक है जी। जो राउंड होता है ना वो एक आपका क्या है, एज अ कंजक्शन भी है, साथ में आपका प्रीपोजिशन है और इसके साथ आपका एडवर्ब भी होता है। ठीक है जी, 3 का काम करता है। कंजक्शन विच ज्वाइंस अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट इज़ मीनिंग आर कॉल्ड एज। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बताना है कि क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे ना आपका ऑप्शन नंबर ए है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ऑप्शन नंबर बी है आपका एज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब इन दोनों में से या तीनों में से ना हमें बताना है कि कौन सा होता है। मैंने बताया था जब एज अ थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने आपको एज अ कंजक्शन के अंदर, तो ये मैंने जो कोऑर्डिनेट्स बोला था ना, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एज अ जिसके ऊपर क्या हो जाए लोग एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंड होते हैं, इंडिपेंडेंट। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि कैसा आएगा। जैसे राम, चलो ये लिखते हैं, राम गोज़ टू स्कूल एंड श्याम टीचेस द स्टूडेंट। ठीक है जी। राम स्कूल जाता है और श्याम पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है। तो यानी कि मैंने यहाँ पे ना 2 सेंटेंसेस को लिंक कर दिया, वही तो कंजक्शन हुए। बट ना लिंक तो किया क्या, राम स्कूल जाने का श्याम के पढ़ाने से लिंक कर रहा है? नहीं, राम अपना काम कर रहा है और श्याम अपना काम कर रहा है। मतलब क्या है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर ना डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि ये आपके किन क्लोजेस को जोड़ता है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। जबकि आपका जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है ना वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या होगा, डिपेंड होगा। यानी कि एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऊपर क्या होगा, डिपेंड होगा। चलिए जी, मैं इसका ना एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। चलिए जी, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ना आई रीड द न्यूज़पेपर, आई रीड द न्यूज़पेपर बिकॉज, यानी कि कोई कारण बताना पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि इट इज़ इंटरेस्टिंग। मैं क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ना पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे मज़ा आता है उसको पढ़ने के लिए। तो कोई रीज़न हुआ ना मैं क्यों पढ़ता हूँ, इट इज़ इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है, मुझे क्या इंटरेस्टिंग है, तो न्यूज़पेपर इंटरेस्टिंग। आई रीड द न्यूज़पेपर बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो ये ना डिपेंड कर रहा है पिछले वाले क्लॉज के ऊपर। यानी कि इस तरीके की जब सिचुएशन आती है ना, जैसे मैं बोलूँगा ना मैं खेलने तभी आऊँगा जब घर पे पापा आएंगे, इस तरीके का जब आप बोलेंगे ना तो आप बोलेंगे कि सबॉर्डिनेट क्लॉज का यूज़ किया जा रहा है। यानी कि मैं लाइब्रेरी तभी जा पाऊँगा ना जब मैं धर्मशाला पहुंचूंगा, या समथिंग जब बस आएगी मैं तभी धर्मशाला पहुंच पाऊंगा, या मैं कांगड़ा पहुंच पाऊंगा। इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए ना आप यूज़ करेंगे एज अ सबॉर्डिनेट कंजक्शन का। वो क्या है, आपके एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है जी। अब ना ये भी पता होना चाहिए थोड़ा सा कि एडवर्सेटिव क्या होता है। इसका जो राइट आंसर बनाना वो था आपका सी राइट आंसर है। ठीक है जी। मैं एडवर्सेटिव के बारे में बता देता हूँ। एडवर्सेटिव होते हैं जैसे कि एक प्रकार के एज अ विरोध दर्शक, यानी कि एज अ पॉजिटिव एंड आपके नेगेटिव वाले, यानी कि कॉन्ट्रास्ट बोलूँगा मैं इनको, क्या बोलता हूँ, कॉन्ट्रास्ट बोलता हूँ। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँगा ना आई एम रिच बट आई एम नॉट हैप्पी। यानी कि यहाँ पे तो मैंने बोला ना कि मैं बहुत अमीर हूँ ना, बट मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ से। ठीक है, आई एम रिच बट आई एम नॉट हैप्पी। इस तरीके का वर्ड बोलूँगा ना तो वो आपका क्या जाएगा, एडवर्सेटी। यानी कि मैंने पहले ना पॉजिटिव बात बोली, फिर मैंने क्या बोल दिया, नेगेटिव पॉइंट बोल दिया वहाँ पे। ठीक है जी। इस तरीके का अगर हम यूज़ करेंगे ना तो वो क्या होती है, एडवर्सेटिव कंजक्शन होती है। अब ये एडवर्सेटिव ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। आपके होते हैं बट है, यट है, स्टिल है, या वाइल है, या फिर आपका वाइल आएगा, या फिर आपका हाउएवर आ जाएगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास एज अ एडवर्सेटिव कंजक्शंस। अब बचता एक है इलेक्टिव कंजक्शन। इलेक्टिव कंजक्शन का होता है यानी कि ऑप्शंस, इसे ऑप्शन कंजक्शन भी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ना आइदर सिट क्विटली और गो अवे, या तो तुम चुपचाप बैठो ना, या तो यहाँ से चले जाओ। इस तरीके का जब हम बोलेंगे ना, या तो चुपचाप पढ़ो या तो स्किप कर दो। इस तरीके का जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है इलेक्टिव, यानी कि ऑप्शंस वाले, या तो ये या तो वो, यानी कि और आपके ये वाले आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, नन नॉर, इस तरीके से नथिंग बट, इस तरीके की जो वर्ड होते हैं ना वो होते हैं इसमें इलेक्टिव कंजक्शन के अंदर, यानी कि ऑप्शन जहाँ पे हमें बताने पड़े। चलिए जी, एरर फाइंड आउट करनी थी नेक्स्ट वाले में, फाइंड द एरर। इसमें एरर क्या होगी,
तो इस वाले में मैं फाइंड द एरर के लिए हमें क्या करना है, चूज़ करनी है द पुलिस हैव रिसीव्ड, द पुलिस आपका एज अ प्लूरल के लिए हैव, ठीक है। टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। जल्दी से अपना आंसर लगा लीजिएगा। तो इसका जो मैं आंसर बताऊंगा ना, तो वो है आपका बी इसका राइट आंसर। अब वो बी क्यों हुआ आपका, क्योंकि यहाँ पे लगा इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशन होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी गिनती नहीं हो सकती है। इसकी जब गिनती नहीं हो सकती है ना, तो इसका प्लूरल भी क्यों बनाएंगे हम, इसका प्लूरल क्यों बनाएंगे एज अ क्वेश्चन मार्क ना, कि जब ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो मतलब कि इसका कोई नहीं बनेगा। तो यानी कि यहाँ से जो है आपका एस था ना, वो हट जाएगा। ठीक है जी, राइट आंसर बना बी। 14 क्वेश्चन, नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन द लोकेलिटी। चलिए जी, अब ना ये सिंस का केसेस है कि जब सिंस ना आपका टू पेयरिंग का यूज़ करते हैं। एक तो हमने पढ़ा ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंसेज में यूज़ होता है एज आ ड्यूरेशन बताने के लिए। जब ड्यूरेशन होती है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होता है आपका सिंस के लिए। बट ना कई बार ना ये सिंस आपका कंजक्शन के तरीके से भी यूज़ होता है, और जब ये कंजक्शन के तरीके से यूज़ होता है ना, तो ये आपका सिंस जो होता है ना, टू पेयर को जोड़ता है। एक पीछे वाला पेयरिंग होता है और एक आगे वाला पेयरिंग होता है ना। ये ना हमने कंजक्शन के टॉपिक में बड़े अच्छे से पढ़ी हैं चीज़ें, कि आपके कंजक्शन वर्ड कौन से होते हैं कि जो आपके सेंटेंसेस को जोड़ेगा ना, बट आपका टेंसेस का जो रूल होगा ना, स्ट्रक्चर होगा ना, वो अलग अलग फॉलो होता है। ठीक है, तो वो ही हमें ध्यान में रखना है। तो जब भी सिंस ना अगर आपका मिडल सेंटेंसेस में आता है, मिडल में, इसके बाद भी आपका क्या है, एक सब्जेक्ट मिल रहा है और मुझे वर्ब मिल रही है। इससे पहले भी मैं देखूंगा ना, तो मुझे क्या दिख रही है, वर्ब दिख रही है, और ये मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट। नोबडी एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है, यानी कि अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब, अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब। तो मिडल में इसका काम क्या होगा, एज अ जोड़ने के लिए, तो एज अ लिंकर, एज अ कंजक्शन। और ये एज अ कंजक्शन है, तो इसके बाद हमेशा ही ना पास्ट का इनडेफिनेट आना चाहिए। इसके बाद क्या आना चाहिए, पास्ट का इनडेफिनेट आना चाहिए। बट इसके पीछे क्या आना चाहिए फिर आपका, मैं बोलूँगा ना, इसके पीछे ना प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आता है, प्रेजेंट का परफेक्ट। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही आपको सिंस मिडिल में मिलेगा। सिंस ना आपको स्टार्टिंग में भी मिल सकता है, सिंस आपको ना स्टार्टिंग में भी मिल सकता है। और जब आपको सिंस स्टार्टिंग में मिलेगा ना, तो इसके बाद जैसे आपको बोलेंगे कि क्या आता था, तो मैं बोलूँगा ना पास्ट का इनडेफिनेट ही बनेगा, बट आगे कॉमा लगा हुआ। अब यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं, अब कॉमा लगा के क्या मिलेगा आपको, प्रेजेंट का परफेक्ट मिलेगा। और ये जो रूल चलेगा ना, ये सिर्फ आपका सिंस के लिए चलेगा। ठीक है जी, तो सिंस के लिए चलेगा ना, तो सिंस के बाद यहाँ पे क्या बना आपका, अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, मुझे पेन चेंज कर लेता हूँ। सिंस के बाद यहाँ पे आ रहा है द फायर ब्रोक, है ना। तो ये ब्रोक है ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, B2 है। हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रही है, बिल्कुल सही जी। आपका जो सिंस के बाद मैंने भी बोला कि पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए था, आया है। किस वाले पार्ट में एरर हो गई, फिर मैंने पीछे चेक कर लिया, ये पीछे क्या आना चाहिए था, मेरा प्रेजेंट का परफेक्ट आना चाहिए था। ये तो सा लिखी है मैंने, V2 लिखी है भाई। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती, हैज़ या हैव आता, उसके बाद मैं सीन लिखता ना, देन तब बनता आपका बिल्कुल सही। तो यानी कि जो राइट आंसर बना ना, तो वो ए बना, यानी कि ए में क्या है, आपकी गलती है। ए इज़ द राइट आंसर होगा, जिसने सही किया होगा उनका सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर नाउन प्रेजेंट इन द सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। चूज़ करना है आपने प्रॉपर नाउन। अब ये जितना भी सेंटेंस लिखा ना, जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए और अपने अपने पास यहाँ पे लिख लीजिए कि आपका इसका आंसर क्या आया। प्रॉपर नाउन इज एज अ एग्जैक्ट नेम, एज अ स्पेशल नेम, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। तो किसका यहाँ पे स्पेशल नेम या एग्जैक्ट नेम लग रहा है। इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, नहीं आएगा। बॉस हेल्पिंग वर्ब है, नहीं होगा। गर्ल से गर्ल्स बन जाता है ना, कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन का ना प्लूरल नहीं बनता है, ये ध्यान रखेंगे। तो सीता आएगा, सीता वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट। डैश, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, ये आपने चेक कर लेना, मैंने इसकी ना ऑलरेडी PDF डाल दी थी ग्रुप के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ना पढ़नी होती हैं एज आ कि अ डैश ऑफ कैटल क्या होता है, यानी कि कैटल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे। अब ये जितनी भी कैटल्स होती हैं ना, इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, एज आ हर्ड बोलते हैं। इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। तो ये ना जो टॉपिक है ना, तो ये टॉपिक कौन सा है आपका, कलेक्टिव नाउन का है। ठीक है जी, कौन सा टॉपिक है आपका, कलेक्टिव नाउन का है, कलेक्टिव नाउन का है। तो मैं ना आपको कुछ ना कलेक्टिव नाउन्स बता देता हूँ, जल्दी से रिमेंबर करना कि कौन कौन से आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। अगर मैं बोलूँगा ना, अ ग्रुप ऑफ लॉयंस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑलरेडी पीछे भी आया था एक बार। अ ग्रुप यानी कि शेरों के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एक वर्ड में वो बोलते हैं आपके लॉयंस बोलते हैं। इसके अलावा ना मैं बोलूँ आपको कि इसके अलावा और क्या आ सकती हैं चीज़ें, तो वो होता है ना हमारे पास कि पीकॉक, पीकॉक यानी कि मोर,
मोरों के ग्रुप को भी हम क्या बोलते हैं, एज अ प्राइड ही बोलते हैं। तो एक वर्ड वहाँ पे भी यूज़ करेंगे, हम आपका प्राइड यूज़ करेंगे, ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। अ बुक अ ग्रुप ऑफ कार्स, अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, अ ग्रुप ऑफ वॉल्व्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एक वर्ड में हम इनके ग्रुप को बोलते हैं पैक। इन तीनों के लिए ना एक ही वर्ड आएगा, वो जिसका नाम है आपका पैक, ठीक है जी। अ ग्रुप ऑफ कार्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अ ग्रुप ऑफ कार्स, अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, अ ग्रुप ऑफ आपकी वॉल्व्स जो होते हैं ना, इनके लिए हमें यूज़ करना होता है आपका पैक यूज़ करना होता है जी, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा ना ग्रुप ऑफ आपकी जो रैट्स होते हैं ना, यानी कि आपकी चूहों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो इनके ग्रुप को हम कॉलोनी बोलते हैं जी। और आपकी ग्रुप ऑफ अगर रैट्स आ जाएंगे ना, कि सॉरी आंट्स, आंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे एक वर्ड में, तो वो बोलते हैं कॉलोनी। अ ग्रुप ऑफ रैट्स इज अ कॉलोनी एंड आपके आल्सो कॉल्ड एंड्स, इनके ग्रुप को भी हम क्या बोलेंगे, कॉलोनी ही बोलते हैं। तो दोनों के ग्रुप को कॉलोनी बोलते हैं जी। अ ग्रुप ऑफ फिश एंड अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन, तो इन दोनों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं आपके, सॉरी स्कूल बोलेंगे। डॉल्फिन के ग्रुप को हम स्कूल बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ फिशेस के ग्रुप को भी हम क्या बोलेंगे, स्कूल बोलते हैं जी, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ शीप, अ ग्रुप ऑफ गॉट, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एज आ हमारे पास आता है अ ग्रुप ऑफ फ्लंक, ठीक है जी। इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फ्लंक बोलते हैं। शीप, गोट या बर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फ्लंक बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों के ग्रुप को क्या बोलेंगे, या फिर इंसेक्ट यानी कि जीजू किन, जो हमारे पास कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं एज आ स्वॉर्म बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, स्वॉर्म दोनों के लिए सेम ही है। अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड अ स्वॉर्म, अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड अ स्वॉर्म, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ ना, हमारे पास आते हैं पीपल। पीपल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्राउड भी बोलते हैं और मॉब भी बोलते हैं। हाउ टू डिसाइडेड कि क्राउड का बोलेंगे और मॉब का बोलेंगे, क्राउड का बोलेंगे और मॉब क्या बोलेंगे। जो मॉब होते हैं ना, इसका ना नेगेटिव मीनिंग होता है, ये नेगेटिव है, इतना याद रखेंगे कि नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगा, यानी कि किसी ना आंदोलन के लिए इकट्ठी हुई भीड़ जो होगी ना, उसे हम बोलेंगे मॉब। और जब लोग ऐसे इकट्ठे हो जाए ना, जैसे कि ऐसे रश पड़ गया किसी जगह पे, जैसे कांगड़ा में मान लीजिए कि एकदम से ट्रैफिक हो गया, बड़ी ज़्यादा जनसंख्या के लोग पहुंच गए इधर उधर से, तो वो हो गया क्राउड। किंतु ना एक रैली थी कांगड़ा के अंदर, वो जानबूझकर इकट्ठा हो गए, तो उस भीड़ को क्या बोलेंगे, एज अ मॉब, कि मॉब कंट्रोल नहीं, उन्होंने कुछ नुकसान कर दिया, तो वो उत्तेजित भीड़ के सेंस में भी आपका मॉब आता है, यानी कि एक नेगेटिव पर्पस के बेस से आता है हमारे पास मॉब, क्लियर है। ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, चॉयर बोलते हैं, या हम जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। सिंगर के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, चॉयर, और आपके जो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, आपका बैंड। आ ग्रुप ऑफ ना आपका जो एक्सपर्ट होते हैं, इनके ग्रुप को पैनल बोलते हैं जी, ठीक है जी, पैनल। अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड पैनल। अ ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड पैनल या बंचेस बोलते हैं, ठीक है जी, इनको ज्यूरी भी बोल सकते हैं। अ ग्रुप यानी कि एक से ज़्यादा जो जजेस होंगे ना, उनके हम ग्रुप को क्या बोलेंगे, एज अ ज्यूरी। ज्यूरी एज अ ओल्ड वर्ड एंड न्यू वर्ड क्या रहेंगे, पैनल एंड आपका बेंच। अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो इनके लिए हमें यूज़ करना होता है बोर्ड। अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम आपका ट्रूप बोलते हैं। एक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, हम ट्रूप बोलते हैं। अब ना जो मंकीज़ होते हैं ना, तो उनके ग्रुप को भी एज आ हम क्या बोलते हैं, एज आ ट्रूप ही बोलते हैं। तो मंकी और एक्टर जो होते हैं ना, वो सेम ही है, ऐसा समझना है कि दोनों ही एक ही हैं, क्योंकि जो बंदर है ना, वो भी एक्टर की एक्टिंग करते हैं, और एक्टर तो बंदर की एक्टिंग करते ही करते हैं, ठीक है। तो वैसे हमें याद रखेंगे कि ये क्या है आपका, इन दोनों को क्या बोलेंगे, एज आ ट्रुप ही बोलते हैं, TROUP, ट्रुप दोनों के ग्रुप को। अ ग्रुप ऑफ कीज, अ ग्रुप ऑफ बनानास, अ ग्रुप ऑफ आपकी ग्रेप्स, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एज आपका बंच बोलते हैं। इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, बंच। बट ना ये जो वक्के रखा गया है ना आपके, यानी कि वक्के जो होता है हमारे पास, इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स एज अ बकेट बोलते हैं, या बंच भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। बंच भी बोलते हैं, बकेट भी बोल सकते हैं, एज अ गुलदस्ता टाइप का जो होता है ना, उसको बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑल्स, ऑल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एज हम इनको ग्रुप को बोलते हैं पार्लियामेंट। अ ग्रुप ऑफ बुक्स, बुक्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ स्टैक, ठीक है जी। अ ग्रुप ऑफ बैट्स, बैट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आपका क्लाउड बोलते हैं, या कैंप बोलेंगे, या कॉलोनी बोलते हैं जी। जल्दी से करते हैं आगे। अ ग्रुप ऑफ आपके पैरेट्स, इनके ग्रुप को हम बोलते हैं पेंडेमोनियम, क्या बोलेंगे, एज अ पांडेमोनियम बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ कैट्स, कैट्स के ग्रुप को बोलते हैं क्लाइडर या क्लाउडर,
CLOWDER, क्लाउडर बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ आपके जैसे कि मगरमच्छ हैं, एज आपके क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, एज अ बास्क बोलते हैं, बास्क BASK, बास्क। अ ग्रुप ऑफ स्नेक, स्नेक के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं, नेस्ट यानी कि घोंसले के टाइप का, ठीक है, इनके ग्रुप को बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ क्रॉज, क्रॉज यानी कि एज अ मर्डर, इनको के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एज अ मर्डर बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स यानी कि मेंढकों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, इनके ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं, तो ये आर्मी याद रखेंगे आप। अ ग्रुप ऑफ डंकीज, डंकीज के ग्रुप को हम ड्रॉ बोलते हैं, ड्रॉब्स, ये ध्यान रखेंगे। ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एज अ बैरेज बोलते हैं, बैरेज, ठीक है जी। अ ग्रुप ऑफ स्वान, स्वान के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एज आपका एज अ हमारे पास स्वान के जो ग्रुप होते हैं ना, हंसों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेबी या फिर आपका गेम बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ पिग्स, साउंडर बोलते हैं इसको, साउंडर बोलते हैं, SOUNDER, साउंडर। अ ग्रुप ऑफ कैमल्स, कैमल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एज अ कैरेवन बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ आपका ईगल्स, ईगल्स के ग्रुप को कॉन्वोकेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एज अ कॉन्वोकेशन। ये आपको पता है। एज अ रॉबर्स हैं, एज अ डाकू हैं, एज अ चोर हैं, रॉबर्स आपके थीव्स हो गए आपके, इनकी ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, एज अ गैंग बोलते हैं, गैंग, गैंग होती है। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, सोल्जर के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, रेजिमेंट बोलते हैं, कंपनी भी बोल सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ आपकी कुकीज़, जो कुकीज़ होते हैं खाने वाले, इनके ग्रुप को बोलते हैं बैच बोलते हैं, बैच, BATCH। अ ग्रुप ऑफ आपके स्टूडेंट्स, तो इज़ अ क्लास, क्लास क्या होती है, हमारे स्टूडेंट से मिलकर बनी होती है, तो क्लास आएगा यहाँ पे। ग्रुप ऑफ इनको बोलते हैं पपीज़ या काइटन्स, यानी कि बिल्लियों के बच्चे, या फिर आपके पपीज़ के जो बच्चे होते हैं ना, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो लाइडर बोलते हैं, LIDDER, लाइडर बोलते हैं, लाइडर, ठीक है जी। या फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो ग्रुप ऑफ डॉग क्या होते थे, पैक होते हैं। ग्रुप ऑफ कैट्स क्या होती हैं, क्लाउडर होती हैं, किंडल भी बोलते हैं। जो बिल्लियों के बच्चे होते हैं ना, उनको किंडर भी बोलते हैं और क्लाउडर भी बोलते हैं जी, ठीक है जी। अगला है ग्रुप ऑफ आपके, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा रैबिट्स हैं, खरगोशों के ग्रुप को, डीर्स के ग्रुप को, या आपके कैटल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, हर्ड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ आपका जैसे कि स्टार्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एज हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं, या गैलेक्सी बोलेंगे। ग्रुप ऑफ शीप, फ्लीट होता है। ग्रुप ऑफ शीप्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट। ग्रुप ऑफ सिगरेट, ये भी हमने पता होता है, सिगरेट लेने के लिए भेजते हैं कोई हमें, तो या आसपास लेते हुए देखेंगे तो वो पैकेट लेता है। ग्रुप ऑफ सिगरेट, एक सिगरेट के ग्रुप को क्या बोलेंगे, एज अ पैकेट। ग्रुप ऑफ ट्रीज़, ट्रीज़ के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ग्रोव बोलते हैं, या टू फॉरेस्ट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ आपके ग्रुप ऑफ एप्पल्स, तो इसके ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, बुशल्स बोलते हैं, बुशल, बुशल, एप्पल्स के ग्रुप को। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी टाइम के बाद आया आपका ये क्वेश्चन नंबर 17। बाकी सारी थ्योरी की हमने एज अ इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अपना स्कोर चेक करेंगे। 17 में वी बुकड आर टिकट टू डैश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कुछ प्लेसेस है जिनके साथ ना आर्टिकल द यूज़ हो जाता है, जैसे मैं बोलूँगा ना द USSR, मैं बोलूँगा द आयरलैंड, या फिर मैं बोलूँगा द नीदरलैंड, मैं बोलूँगा द नीदरलैंड, द नीदरलैंड, या मैं बोलूँगा द पंजाब, भी हमने पढ़ा था कि जिसके साथ लगता है अपवाद है, द पंजाब, द आपका आ जाएगा नीदरलैंड, द नीदरलैंड, समथिंग और भी कई हैं जिनके साथ हम आपका द यूज़ करते हैं, तो ये सीधा ध्यान रखने होते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट होता है, द USSR होता है आपका, द नीदरलैंड, द पंजाब, द UAE, द स्विट्ज़रलैंड, सभी के साथ इनके साथ क्या करता है आपका आर्टिकल द लगेगा, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के अंदर ना अपने प्रीपोजिशन फाइंड आउट करनी है। द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्फ, जो स्वीट्स है ना वो इनके बीच बांटी गई, किनके बीच में बांटी गई, अमंग देमसेल्फ। तो अमंग मेरे यहाँ पे क्या थी, प्रीपोजिशन थी, अमंग, सी इसका राइट आंसर। आई एम नाइटिंग स्वीटर्स टुडे, ये आपने ना आइडेंटिफाई करना है टेंस किस में, तो आई एम लगा है, ING लगा है, एम लगा है, ING लगा है, तो यानी कि आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा ये। चलिए जी, कैन यू कंप्लीट, और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सही। कैन यू कंप्लीट दिस असाइनमेंट इन टाइम, ये आपने ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट
टेक्स्ट चेंज करना है। कैन यू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। तो देखिए कैन का तो चेंज हो गया कुड में, ठीक है जी, कैन का चेंज हो गया आपका कुड में। अब ये करना क्या है आपने यहाँ पे, अच्छा ये आपने ना चेंज करना है, नहीं ये करना है आपने एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस होगा, ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस होगा, नॉट ऑन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। को हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ा है क्वेश्चन मार्क है तो सेंटेंसेस सारे क्वेश्चन मार्क में ही मिलेंगे, ठीक है जी। कैन का ना ये क्या हो जाएगा आपका, कैन का कैन वी, अगर एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या होता है आपका कैन वी। तो देखो कैन के साथ ना वी एक ही जगह पे मिलेगा मुझे, कैन लगा, कैन दिस असाइनमेंट, वी कंप्लीटेड, बी के बाद B3 लगी है, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। इस प्रकार से ना हमने मॉक जो 6 था ना, इसके 6 आपके टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, सॉरी 6 नहीं, एज 6 जो आपका मॉक टेस्ट था ना वो कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट में भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, साथ में अपने मार्क्स हमें बताना है कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है जी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा ना वो आपका रिवीजन के ऊपर रहेगा, और रिवीजन आपका पार्ट 2 का होगा, जिसके अंदर हमने नाउन और प्रोनाउन, आपके टेंसेस या आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेज, एक्टिव टू पैसिव वॉइस है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे आपके पार्ट ए के अंदर, वो नहीं देखी होगी तो वो देख लेना। ये जो आपकी रहेगी ये आपकी कल तक अपलोड कर दी जाएगी, जो बाकी का पोर्शन बचता है पार्ट बी वाला। चलिए जी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।